हेलो स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ में हमने स्टडी किया कि जो पोटेंशियल होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है और जो वी और आई का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है वो उस रजिस्टर की डायमेंशन पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लास्ट जो सेशन था उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस की उसकी डायमेंशन पे डिपेंडेंस देखी थी। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर मेटल के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके। तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस का रिलेशन हमने देखा, देखिए ये होता है। हमने रो का रिलेशन देखा, सिग्मा का रिलेशन देखा। तो जो रो होगा दैट इज इक्वल टू 1/सिग्मा, जिसका रिलेशन हमें मिलेगा 2m/n स्क्वायर टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m l a और e स्क्वायर ये सभी कांस्टेंट है और मेटल पे डिपेंड करते हैं, उसकी डायमेंशन डिपेंड करता है। यहाँ पे n और जो टाउ है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जब हम प्योर मेटल की बात करते हैं तो प्योर मेटल के लिए जो एन होता है, एन है पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कंडक्टर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें होते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। यानी यहाँ पे एन का रिलेशन जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, पर यहाँ पे टाउ जो है दैट इज एवरेज कोलिजन टाइम, जो होता है λ/VRMS के बराबर भी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के साथ जो ये मीन कोलिजन टाइम है ये डिक्रीज होता है, जिसके साथ रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो जब हम मेटल के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके लिए हम बात करते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। यानी ये हम याद रख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारे पास रिलेशन होता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रो सी मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी और जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। ये हमने देखा प्योर मेटल के लिए। अगर हम सेमी कंडक्टर्स के लिए बात करें तो सेमी कंडक्टर्स के लिए इसका रिलेशन जो है वो थोड़ा चेंज होता है। जब हम सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करते हैं तो देखिए अभी हमने कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर एन और टाउ पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसी से टाउ जो है वो डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। बट जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, जिसकी वजह से एन जो है वो भी इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पर एन के इंक्रीमेंट की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा और जो टाउ है उसके डिक्रीमेंट की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। पर जो नेट इफेक्ट आता है वो एन की वजह से आता है। यानी हम जो सेमीकंडक्टर की की कंडीशन देखते हैं तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के साथ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू इफेक्ट ऑफ मीन कोलिजन टाइम। तो यहाँ पे एन इंक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है इस केस के लिए डिक्रीज होता है। तो एन इंक्रीज वेरी रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है ना। इसमें एक और पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं इंसुलेटर्स के लिए, कि अगर इंसुलेटर्स जो है उनके लिए अगर बात की जाए कि टेम्परेचर का उन पे इफेक्ट क्या आएगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंसुलेटर्स जो होता है उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये हो सकता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाए ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीमेंट। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि इंसुलेटर्स जो है उनकी कंडक्टिविटी जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो प्योर मेटल के रेजिस्टेंस होते हैं टेम्परेचर के साथ उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। और जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिलेशन
कि टेम्परेचर के साथ जब हम रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में चेंज का रिलेशन देखेंगे तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में चेंज जो है वो फाइंड कैसे करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो किस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखिए हम जो 0 डिग्री सेल्सियस है उससे हम रेफरेंस टेम्परेचर मानते हैं। तो उस कंडीशन पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास रेफरेंस। ठीक है, तो आर नॉट और आर टी जो है ना, रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी, किसी भी टेम्परेचर टी पे रिस्पेक्टिवली। देन आर टी इज गिवन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। ये तो आर टी का रिलेशन जो है वो हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आर टी जो है किसी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आर नॉट जो है दैट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा को हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अल्फा जो है इस रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा का रिलेशन देखें तो देखिए अल्फा का रिलेशन यहाँ से आएगा आर टी इजिकल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी, यानी टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा वो यहाँ पर आएगा आर टी माइनस आर नोट इजिकल टू आर नोट अल्फा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने कहा कि जब हम मेटल्स के लिए बात करते हैं तो मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी आर टी जो है वो ग्रेटर देन आर नोट आएगा। देखिए आर नोट और टी जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी ये कब मिलेगा, जब हमें अल्फा जो है वो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। तो याद रखिएगा जो मेटल के रेजिस्टेंस होते हैं उनके लिए अल्फा जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर हम देखें सेमी कंडक्टर्स के लिए तो सेमीकंडक्टर्स के लिए आर टी जो है वो लेस देन होगा आर नोट से, यानी ये वैल्यू जो आएगी डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव हो। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर्स जो है या हम कहें इंसुलेटर्स उनके लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है, और जो मेटल होते हैं उनके लिए अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव होता है। कुछ अलो मेटल्स होते हैं जिनके लिए जो यहाँ पे आर टी जो है वो आर नोट के बराबर होता है, यानी अलॉय मेटल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा का रिलेशन हमें मिलेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट जो आएगी वो आएगी पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पर जो है आर टी माइनस आर नोट और आर नोट इनकी जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस ओम के बराबर होगी, तो अल्फ़ा की यूनिट आएगी पर केल्विन। ये है अल्फ़ा का रिलेशन। देखिए अल्फ़ा का रिलेशन जो है वो कई बार हमें अलग कंडीशन में निकालना होता है। जैसे कई भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें आर नोट नहीं दिया हुआ है और दो अलग अलग टेम्परेचर पे बोला है कि जो रेजिस्टेंस गिवन है, तो उस कंडीशन पे अल्फ़ा का रिलेशन क्या होगा। देखिए इसमें आर नोट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है रेजिस्टेंस, तो हमें बोला है कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है वो R1 है और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। तो देखिए यहाँ पे R1 और R2 के रिलेशंस क्या होंगे। यहाँ पे हम R1 को लिखेंगे R1 इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फ़ा T1। R2 जो रिलेशन आएगा R2 आएगा वो आएगा आर नोट 1 प्लस अल्फ़ा T2। तो अगर आर नोट का रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रेशियो में उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T2। ठीक है, ये आएगा R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फ़ा T1। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा R1 माइनस R2
इज इक्वल टू, ठीक है, इस टर्म को वहाँ पे ले जाएंगे, अल्फा कॉमन आएगा R2 T1 माइनस R1 T2, यानी अल्फा का रिलेशन यहाँ पे आएगा, वो आएगा R1 माइनस R2 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2, ठीक है। तो ये सेकेंड केस के लिए हमारे पास अल्फा का रिलेशन आ गया, ठीक है। आर नोट नहीं गिवन है और दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है तो वहां से भी हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो अल्फा के लिए दूसरा रिलेशन हम देखें तो जैसे हमने कहा था आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास आया था आर नॉट अल्फा टी। यहाँ पर ये जो है वो डेल्टा आर है, यानी डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी है। अगर रेजिस्टेंस के अंदर चेंज जो है वो काफ़ी कम है, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, तो उस कंडीशन पे ये भी लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डी टी, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज कम आया, रेजिस्टेंस में चेंज अगर कम है तो डेल्टा आर जो है उसका रिलेशन हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा आर अपॉन आर जो है उसका रिलेशन यहाँ पे आएगा, वो आएगा अल्फा डेल्टा टी अपॉन टी। अल्फा जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो परसेंटेज चेंज जो आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। देखिए, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है करंट वोल्टेज ग्राफ for given metallic wire of two different temperature T1 and T2 as on figure, which one is higher। तो कौन सा जो टेम्परेचर है वो हायर होगा, यानी T1 और T2 के बीच में रिलेशन हमें पूछा हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे पहली बात जो है वो ये मेटलिक वायर दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मेटलिक वायर दिया हुआ है और जो ग्राफ जो है वो आई और वी के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस ग्राफ का अगर हम स्लोप देखेंगे, स्लोप यानी टेन थीटा अगर हम देखेंगे, वो होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, जो होगा 1 अपॉन आर के बराबर, है ना। यानी यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हमने देखा। अच्छा, दूसरी बात अगर हम देखें टेम्परेचर का, तो मेटलिक वायर के लिए जो टेम्परेचर और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्लोप है, स्लोप दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एंड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर पहला जो है उसके लिए थीटा 1 और ये थीटा 2 है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं थीटा 1 जो है वो ग्रेटर देन थीटा 2 है ना। यानी स्लोप ऑफ 1 जो है ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 है। इसका मतलब T1 जो है वो ग्रेटर देन हमें T2 मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। हमें बोला है पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर cooled फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। द रेजिस्टेंस ऑफ, ऑप्शन ए बोला ईच ऑफ देम इंक्रीजेस, ईच ऑफ देम डिक्रीजेस, कॉपर इंक्रीजेस एंड जर्मेनियम डिक्रीजेस, कॉपर इंक्रीजेस एंड जर्मेनियम डिक्रीजेस। देखिए, अब यहाँ पे ये बात समझिए कि यहाँ पे जो कॉपर है वो एक मेटलिक है ना, वो एक मेटलिक वायर है, मेटल का रेजिस्टेंस है। और जो जर्मेनियम है ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि जब मेटल और कॉपर की बात की जाए तो जो मेटल है उनके लिए टेम्परेचर के साथ जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो सेमीकंडक्टर के लिए
टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो होगा, सॉरी, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा। देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो इसका उल्टा भी होगा, यानी टेम्परेचर जब इसके लिए डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज भी होगा। ओके, तो जो मेटल के वायर होते हैं उनके लिए टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रजिस्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, है ना। अच्छा, अगर सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो मेटलिक वायर यानी कॉपर के रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, और जो जर्मेनियम है उसके लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। तो देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें बोला है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट is applied to coil at temperature 15 degrees Celsius and current 10 ampere. What will be mean temperature of coil when current fall into 9 ampere, the apply voltage being same as before? टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो हमें दिया हुआ अल्फा इज इक्वल टू 1/234 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमें आर नोट जो है वो नॉट गिवन है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। यहाँ पे हमें R1 जो है वो दिया हुआ है, R इजिकल टू होता है V/I, है ना। तो जो R1 होगा वो होगा 200/T I1, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं अभी तो V/I1, और यहाँ पे जो हमारे पास R2 होगा वो होगा V/I2, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं R1 और R2 के रिलेशन। तो जो R1 होगा वो होगा R0 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर T1। तो यहाँ पे हमारे पास R1 जो आएगा वो आएगा V/I1 इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा, टी की वैल्यू जो है वो हमें 15 गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं R2। R2 इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। तो देखिए R2 को हम लिख सकते हैं V/I2 इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्वेश्चन में हमें R2 नहीं गिवन है, तो एक काम करते हैं दोनों का रेशियो ले लेते हैं, जिससे हमारे पास जो R0 है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारे पास रिलेशन आएगा V/I1 अपॉन V/I2 इजिकल टू R0 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू 15 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। देखिए V जो है वो दोनों में सेम है, तो V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिलेशन मिलेगा R2 अपॉन R1 इजिकल टू 1 प्लस 15 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। अच्छा, I2 और I1 हमें गिवन है, तो I2 की वैल्यू जो है वो है 9, I1 की वैल्यू है 10, तो उसे यहाँ पे पुट किया 1 प्लस 15 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। तो ये आएगा 9 प्लस 9 अल्फा T2 इजिकल टू 10 प्लस 150 अल्फा, ओके। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा 9 अल्फा T2 इजिकल टू 10 माइनस 9 1 आएगा, यानी 1 प्लस 150 अल्फा। तो T2 का रिलेशन हमें मिलेगा T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 150 अल्फा अपॉन अल्फा T, सॉरी 9 अल्फा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा जो है 1/234 है, तो यहाँ से हमारे पास T2 का रिलेशन मिलेगा, T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 15 इंटू 1/234 अपॉन 9/234। तो ये हो जाएगा 234 प्लस 15 अपॉन 9, ये यहाँ पे 150 था,
150, तो ये हमारे पास आएगा 42.67 डिग्री सेल्सियस, यानी जो फाइनल T2 टेम्परेचर होगा वो हमें इतना मिलेगा। ठीक है, देखिए वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, बाकी आप चाहे तो इस कंडीशन में आर नोट निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे। मतलब ये भी हम कर सकते हैं कि पहले जो R1 का रिलेशन है ना, यहाँ पे V और I दिया हुआ था, आर नोट हमें नोट गिवन था 1 प्लस अल्फा और T1 हमें गिवन था। तो हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे R1 जो है वो फाइंड कर लेते V अपॉन आई से, आर नोट फाइंड कर लेते अल्फा और T1 की वैल्यू पुट करके, और उससे हम सेकेंड इक्वेशन में रख कर भी सोल्व कर सकते थे। ओके, तो वो अलग मेथड होगा, पर उसमें आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला है रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट आइस पॉइंट इज 5 ohm and steam point is 5.23 ohm. When thermometer is inserted in hot bath of resistance 5.795 ohm, find temperature of bath. ओके, तो यहाँ पे हम जो है प्लेटिनम वायर जो है उसको मेटलिक कंडक्टर्स जो है उन वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा किसी टेम्परेचर पे वो आएगा आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, है ना। अब एक बार समझिए, यहाँ पर आइस पॉइंट जो है, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन पर जो टेम्परेचर है वो है आर नोट, वो हमें दिया हुआ है 5 ओम, और जो स्टीम पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 5.23 ओम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें अल्फा नहीं गिवन है, तो ये डेटा से हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और फिर बाद में सेकंड कंडीशन पे किसी एक टेम्परेचर टी पे हमें रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 5.795 ओम। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो है फिर हम वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से अल्फ़ा जो आएगा वो आएगा आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट टी। ठीक है, ठीक है, तो पहले 100 के लिए निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आर 100 माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टेम्परेचर जो है वो 100 है ना, स्टीम पॉइंट के लिए। तो यहाँ से आर 100 जो है वो हमें दिया हुआ है 5.23 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमें मिला 0.23 अपॉन 500, या ऐसे हम लिख सकते हैं 0.46 अपॉन 1000, यानी अल्फ़ा का रिलेशन आएगा 0.46 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा का रिलेशन आया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसे यूज़ करके, जब हमें आर टी का रिलेशन दिया हुआ है तो उसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आर टी जो है वो है हमारे पास 5.795 इजिकल टू, अब देखिए आर नोट जो है वो वही यूज़ होगा जो स्टार्टिंग में यूज़ किया था, चाहे 100 पे हो या किसी और टेम्परेचर पे हो। आर नेट होता है रेफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आर नोट की वैल्यू जो है ना, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, तो ये आएगा 5। ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा हमारे पास आया है 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू टी। ठीक है, तो ये आएगा 5.795 अपॉन 5 इजिकल टू 1 प्लस 0.46 इंटू 10⁻³ टी, यानी कि ये 1 जो है वो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 0.795 अपॉन 5 इजिकल टू 0.46 इंटू 10⁻³ टी। तो टी यहाँ से हमारे पास मिलेगा टी इजिकल टू 0.795। ठीक है, ये पावर जो है वो +3 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन 5 इंटू 0.46। तो यहाँ से जब हम टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है 345
0.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें 5.795 मिलेगी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे टेम्परेचर की डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। देखिए ओम्स लॉ के अंदर एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की इन कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, या फिर हम कहें कि ओम्स लॉ की इन कंडीशन में अप्लाई होता है। तो ओम्स लॉ उन्हीं कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है जिनके लिए पोटेंशियल जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल आता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंडक्टर जिनके लिए वी आई ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ओम्स लॉ सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं ओमिक मटेरियल। तो ओम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है सिर्फ ओमिक मटेरियल के लिए, जिनके लिए वी आई जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, वी प्रोपोर्शनल टू आई होगा, यानी वी आई ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उस कंडीशन पे ओम्स लॉ वैलिड होता है। पर अगर नॉन ओमिक मटेरियल की बात करें, यानी जिनके लिए वी आई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना, ऐसे मटेरियल जो है उनके लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो जैसे कि ये कुछ वेरिएशन हमने दिए हैं, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए पहले वाला ग्राफ अगर ये है तो इसमें हम देखिए जो करंट और जो पोटेंशियल है उसका ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर है। दूसरा ग्राफ देखें, ये हमारे पास सेमी कंडक्टर के लिए है, तो वहाँ पे भी हम देखें तो जो रिलेशन है वो नॉन ओमिक आ रहा है। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ होता है वो मेटलिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल हो पाता है। इसका रीज़न है कि वहाँ पे मेटल्स जो होते हैं, मेटल के लिए पोटेंशियल जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो अब तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया, अब हम बात करते हैं बैटरी और ईएमएफ। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि बैटरी जो है वो काम क्या करता है, जो ईएमएफ है वो डिफाइन क्या होता है। देखिए बैटरी जो है दैट इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल ए एंड बी। देखिए जैसे ये है, तो ये जो टर्मिनल है, ये ए और ये बी, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम होता है वो होता है बैटरी का। अब हम देखते हैं बैटरी के अंदर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो कैसे होता है। ये जो बैटरी होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फील होता है जो चार्ज प्रोवाइड करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज क्रिएट होता है। और यहाँ पर एफ बी जो है ये बैटरी फोर्स है जो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, एफ बी जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है जिसकी वजह से चार्ज जो होते हैं उस पर फोर्स लगता है, और ये चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरी की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो एफ बी है, ये जो बैटरी फोर्स है, ये बैटरी फोर्स क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसको ये प्लेट ए की तरफ लेके जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ए प्लेट पे इकट्ठा होते जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो बी पर। तो यहाँ पे जो प्लेट है ए है उस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और बी पे नेगेटिव। अब हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अगर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो चार्ज इस पर इकट्ठा हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से क्रिएट हुआ है। जैसे जैसे चार्ज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इंक्रीज होता जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर पहले कंडीशन में जब यहाँ पर चार्ज इकट्ठा नहीं हुआ था तब हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, वो था बैटरी फोर्स एफ बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो अब दूसरा फोर्स भी लगेगा इस चार्ज पे, वो चार्ज पे फोर्स होगा एफ ई, वो होगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे चार्ज इस पे इंक्रीज हो रहा है वैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा। तो सेचुरेशन कंडीशन में जब हम देखेंगे, सेचुरेशन में जो मैक्सिमम चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा वो चार्ज होगा क्यू। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जो एफ बी होगा वो एफ ई के बराबर हो जाएगा, यानी एफ बी जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन पे कोई भी चार्ज जो होगा वो अब ट्रांसफ़र नहीं होगा।
पूरा जो डिस्कशन हम कर रहे हैं जब बैटरी जो है वो किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बैटरी के जो दोनों टर्मिनल होते हैं, ए जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो बी होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो ये वाला ए टर्मिनल है और ये यहाँ पे बी टर्मिनल है। इस तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ईएमएफ है वो क्या होगा। तो देखिए, ये जो वर्क डन हुआ, बैटरी फोर्स ने जो वर्क डन किया, वो जो वर्क डन होता है उसे हम यहाँ पे उसका पर यूनिट चार्ज जो ये वर्क डन होता है उसे हम उसका ईएमएफ डिफाइन करते हैं। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये जो बैटरी के जो दोनों टर्मिनल हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर डी है ना, प्लेट ए और प्लेट बी जो है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस अगर कोई डिस्टेंस डी है, ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क डन कर रहा है वो एफ पी कर रहा है, ठीक है, तो एक चार्ज को प्लेट ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो उस कंडीशन पे जो उसका वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ बी इंटू डिस्टेंस डी। तो जो ईएमएफ डिफाइन होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ डिफाइन होगा वो होगा एफ पी इंटू डी अपॉन टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। तो ये होता है ईएमएफ। तो किसी भी बैटरी के लिए अगर ईएमएफ की बात करें तो जो ईएमएफ होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट में होती है, और इसका रिलेशन होगा वो होगा एफ बी डी अपॉन क्यू। तो बैटरी के अंदर बैटरी फोर्स की वजह से एक चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा और जो टोटल चार्ज का रेशियो होगा वो हम डिफाइन करेंगे ईएमएफ से, है ना। तो ईएमएफ का रिलेशन आएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। अब अगर यहाँ पे बैटरी से कोई भी जो कोई एक्सटर्नल सोर्स है वो कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ बी जो है दैट इज इक्वल टू एफ ई। अगर यहाँ पे दोनों तरफ हम डी का मल्टीप्लाई करें, यानी हमें मिलेगा एफ बी इंटू डी इज इक्वल टू एफ ई इंटू डी। डी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। एफ ई जो है वो है टोटल मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्यू ई डी एफ बी डी, है ना। क्यू अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो रिलेशन हमें मिलेगा एफ बी डी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। देखिए, एफ पी डी अपॉन क्यू जो है वो ई एम एफ के बराबर है, और ई इंटू डी जो है वो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये जो है वो हमारे पास ई एम एफ के बराबर है, और ई इंटू जी जो है वो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी ई एम एफ जो है वो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। तो जब हम किसी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्सेस को कनेक्ट नहीं करते, तो उस कंडीशन पे उस बैटरी के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसकी ईएमएफ के बराबर होता है। यानी कि एक बैटरी के लिए कहा जाए कि जो उसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो जब तक उसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं किया है, तो उस बैटरी के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसकी ईएमएफ के बराबर होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के बराबर हो सकता है ना। हाँ, अगर किसी कंडीशन में हम देखें कि जब हम बैटरी को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होगा जिसमें बैटरी वर्क डन करेगी, तो उस कंडीशन पे हमारा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, वो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि दोनों बराबर हो, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होती हैं। ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी फोर्स एफ बी विच इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन नेचर। The potential difference originates from electrostatic field created by charge accumulated on terminal of battery। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो उस बैटरी के टर्मिनल पे जो चार्ज इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा उसकी वजह से आता है। और ईएमएफ जो है वो अभी हमने देखा जो बैटरी फोर्स वर्क डन करेगी उसकी वजह से आता है। द पॉजिटिव चार्ज कम आउट फ्रॉम बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। यानी ये जो बैटरी है
ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। अगर करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। ओके, और इसमें सेकंड कंडीशन ये आ सकती है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, यानी करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, है ना। सॉरी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन पे जो ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो रिलेशन है उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। तो आज अभी हमने देखा कि जो ईएमएफ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट याद रखिएगा, जो पोटेंशियल और जो ईएमएफ है दोनों बराबर हो सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे किसी एक्सटर्नल सोर्स से लगाएंगे तो उस कंडीशन पे ईएमएफ और पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है।